गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। हमारी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक ख़त्म हो चुकी है। आज 4 सितंबर को हम अपनी सेकंड बुक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये बुक मैं आपको बाहर से उसका कवर दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारे देश के विभिन्न घटनाओं के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। फर्स्ट बुक में हमने विश्व के बारे में जाना, इस बुक में हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे इस बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आप सब बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, आपको मार्केट से खरीदनी है। अगर नहीं खरीदी है आप बच्चों ने अभी तक बुक, तो आप खरीद लीजिए। अदरवाइज आप दीक्षा पोर्टल पर भी अपनी बुक को पढ़ सकते हैं। ई बुक ये स्क्रीन पर आपका दीक्षा पोर्टल से ही बुक को मैं दिखा रही हूँ। फर्स्ट पेज है इस बुक का, जिस पर आप 2 ध्वज देख रहे हैं और आप पहचानते हैं कि ये दोनों ध्वज किस किस देश के हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जैसा कि आप बच्चे जानते हो कि हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आजाद हुआ। और उस रात्रि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने एक भाषण दिया। और वो भाषण एक खास नाम से जाना जाता है, और वो नाम है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये नाम क्यों पड़ा? ट्रिस्ट का अर्थ होता है भेंट, मिलने का वायदा। डेस्टिनी का अर्थ है भाग्य, किस्मत, नसीब, नियति भी बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब है नियति से मिलने का वादा। इस रात नेहरू जी ने जो भाषण दिया, उसके कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। नेहरू जी ने कहा था कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था, और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब स्पष्ट तौर पर एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत होती है। आज हम अपने पुराने से निकलकर नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ शब्द हैं ये, और ये आप चित्र देख रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा फहराया। तो ये बड़ी खुशी का दिन था। और ये जो सत्ता का, पावर का स्थानांतरण हुआ, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश सत्ता को हटाकर सत्ता भारत देश के हाथ में दी थी। आज़ादी के समय जब बहुत संघर्ष हुए, बड़ी मुश्किलों से ये आज़ादी मिली, उस समय पर भी ऐसा नहीं था कि सभी लोगों के विचार एक थे, अलग अलग विचार थे। लेकिन आज़ादी के बाद भी ये विचार अलग अलग थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जिन बातों को लेकर सभी लोगों में एक मत था। मतलब कि वो उस अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी थी जिस पर सभी लोगों का एक मत था। वो 2 बातें कौन सी थी, ये अक्सर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है।
अगर मैं आपको सामने से दिखाना चाहूं तो ये लिखा है, 2 बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात ये थी कि आजादी के बाद देश में शासन की कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी सहमति की बात ये थी कि जो भी सरकार बने वो सबके भले के लिए काम करेगी। तो आजादी के बाद किन 2 बातों पर सहमति थी? पहली बात, देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी सहमति की बात ये थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। जब भारत को आजादी मिली तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। अखबारों में इसकी हेडलाइंस दिखाई गई कि एंड ऑफ 200-year old ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जो भारत में 200 वर्ष की जो गुलामी थी उसका अंत हुआ। उसके नीचे अगर हम पढ़ें तो हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है 2 dominations क्रिएटेड, क्योंकि जब भारत की आजादी हुई तो भारत एक देश नहीं बल्कि 2 देश बने थे, स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान। इस तरह से जो आपके बुक में जितनी भी पिक्चर्स बनी होती हैं आपको उन्हें बहुत ध्यान से देखना है। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां आई। वो कौन सी चुनौतियां थीं? ये भी आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अभी होमवर्क में भी ये क्वेश्चन मिला है। तो स्वतंत्र भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थीं। उसमें से सबसे पहली चुनौती है देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, एकता और अखंडता को बनाए रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, सबका जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है। इस कारण सबका पहनावा अलग है, खान पान अलग है। तो इतनी विविधताओं के देश को एकजुट रखना, सभी लोगों में ये भावना पैदा करना कि भाई देश में जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो आप सभी के हितों के लिए हो रहा है। अखंडता को बनाए रखना, ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से आजादी के समय भारत के 2 टुकड़े हो गए, आगे चलकर भारत के विभिन्न अलग अलग हिस्से, अलग अलग राज्य अपने लिए एक अलग देश की मांग कर पाए। पूरे विश्व की भी नजर इस ओर थी कि क्या भारत अपनी इस विविधता को बनाए हुए अखंडता को बना रख सकता है या नहीं। और कुछ सालों के बाद पूरे विश्व ने देखा कि भारत ने इस चुनौती को बखूबी निभाया, अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखा। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं, लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का बनाया जाना, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। और इस लोकतंत्र में संविधान ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की भी गारंटी दी। हर नागरिक को मत डालने का अधिकार दिया गया, जिसे मताधिकार कहा जाता है। ये जो मताधिकार की आयु है, शुरू में 21 वर्ष रखी गई थी, बाद में इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो दूसरी चुनौती यही थी, लोकतंत्र को कायम रखना। और इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए संविधान का होना जरूरी था, इसलिए संविधान बनाया गया। संविधान हमारे को ये बताता है कि सरकार किस प्रकार चलेगी, जिसके बारे में आप 11th क्लास में भली भांति से पढ़ चुके हैं।
तीसरी चुनौती थी विकास की। विकास करना देश का, और वो भी ऐसा विकास करना जिससे किसी एक खास वर्ग का विकास ना हो, बल्कि पूरे भारत समाज का विकास हो, और इस विकास की गति को तेज करना भी था। जो कुछ ऐसे वर्ग थे जो सामाजिक रूप से वंचित थे, या उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और ये सब करते हुए जो धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय थे, उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। हमारा जो संविधान बना, उस संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। आप बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो ऐसे कार्य हैं जो बताए जाते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य को ये कार्य जरूर करने चाहिए। तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत के सामने ये 3 चुनौतियां थीं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी 3 चुनौतियां थीं। इसके बाद सामने आपकी स्क्रीन पर 3 डाक टिकट हैं, और ये तीनों डाक टिकट जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को, तब ये डाक टिकट जारी किए गए थे। और इस डाक टिकट में जो स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौतियां थीं, उन तीनों चुनौतियों को दिखाया गया है। पहली चुनौती क्या पढ़ी हमने? एकता को और अखंडता को बनाए रखना। भारत के जो विविधता है उसको बनाए रखना, अखंडता, एक रहे भारत, उसमें टुकड़े ना हो जाएं, बंटवारा ना हो जाए। दूसरा था विकास का। जब हमारा देश को खाद्यान्न की सुरक्षा करनी है, उसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये डाक टिकट आपके तीनों चुनौतियों को दिखाते हैं। और यहाँ ये कहता है, आपके लिए काम देता है कि अगर उस समय आपको ये डाक टिकट की पिक्चर बनानी होती तो आप इन 3 चुनौतियों को दिखाने के लिए कैसे चित्र बनाते। तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चे ये 3 डाक टिकट के चित्र अपने कल्पना से बनाएंगे। आप उसमें इन 3 चुनौतियों को दिखाते हुए कैसा भी चित्र बना सकते हैं। सभी बच्चे ये काम अपनी कॉपी में ही करेंगे। आगे देखिएगा, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख रहे हैं एक नाम लिखा हुआ, आदे अज़ाम्स ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश पीपल। और यहाँ पर एक चित्र बना है, इधर चित्र देखिएगा, ये एक चित्र बना है। ये चित्र है फैज़ अहमद फैज़ का। ब्रैकेट में आपको ये सन लिखा दिखा रहे हैं, मतलब इनका जन्म हुआ 1911 में और इनकी मृत्यु हुई 1984 में। इनका जन्म सियालकोट में हुआ, और जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में ही रहे। हमने पढ़ा दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा। तो ये वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय कारावास में गुजारा, और इनकी कुछ कविताओं का संग्रह है नक्शे फरियादी, दस्ते सबा तथा जिंदा नामा। ये उनकी प्रमुख कविताओं का संग्रह है। आपसे पेपर में
इनके बारे में भी 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और फैज अहमद फैज साहब की ही एक कविता है सुबह है आज़ादी, जिसकी लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक चित्र यहाँ पर आप देखिएगा, आपको इस चित्र को भली भांति पहचानना चाहिए। ये हमारी आज़ादी और बंटवारे के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए ये उनका चित्र है। इसी श्रृंखला में आगे देखिएगा, ये लिखता है बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, मतलब इंडिया की स्वतंत्रता का जन्म। आपको यहाँ पर डेट भी दिखाई दे रही है न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर का नाम भी दिखाई दे रहा है। हेडलाइंस में लिखा है नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल। तो जो देश है वो एक नई सुबह के लिए जागा है और नेहरू जी ने लोगों से बड़े एफर्ट्स करने के लिए कहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ग्रीट्स पाकिस्तान, यहाँ पर आप लॉर्ड माउंटबेटन का भी चित्र देख रहे हैं। एक चित्र ये आपकी प्रमुख कवित्री हैं जिनका नाम है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम एक प्रमुख कवित्री हैं जो 1919 में बर्थ हुआ और 2005 में इनकी मृत्यु हुई। ये पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री हैं और इन्हीं की एक कविता यहाँ पर लिखी हुई है वारिस शाह से। आज वारिस शाह से कहती है अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। तो आपको इनके नाम और इनकी शक्ल पहचान रखनी है। ये तो आप जानते ही हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र है जिनको आप भली भांति जानते हैं। विभाजन की बात तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही है। तो सभी बच्चे इस पोर्शन को ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।